इज राधिका गौर और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना जो चैप्टर है थर्ड। चैप्टर थर्ड का भी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में चैप्टर थर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर का नाम क्या है। देखिए, इस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। अब देखिए, ये चीज़ क्या होती है। बेसिकली आंकड़े से आप समझ सकते हो कोई भी डाटा। ठीक है, तो ये जो डाटा है, डाटा को हम कैसे हैंडल करते हैं, मतलब ये कि डाटा को हम कैसे समझ सकते हैं, उसी को हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कह सकते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ डाटा दिए गए हैं। आपने देखा अहमदाबाद में अधिकतम तापमान इतना रहता है, न्यूनतम इतना रहता है। चेन्नई में देखेंगे अधिकतम इतना, न्यूनतम इतना। जयपुर में देखिए अधिकतम न्यूनतम। मुंबई में न्यूनतम अधिकतम एंड न्यूनतम। तो हमने देखा हर जगह का अलग अलग अधिकतम तापमान है, अलग अलग न्यूनतम तापमान है। इसको हम आसानी से याद कैसे कर सकते हैं? हम तो भूल जाएंगे बहुत जल्दी से। ऐसे ही यदि हमें किसी फुटबॉल मैच का स्कोर देखना हो तो हम देखेंगे यूक्रेन ने यदि सऊदी अरेबिया को 4-0 से हराया। ठीक है, स्पेन ने ट्यूनीशिया को 3-1 से हराया, स्विट्जरलैंड ने टोगो को 2-1 से हराया। ये भी क्या है, हम हर एक बार इन चीज़ों को याद नहीं रख सकते। सपोज करो एक और डाटा देखिए। हिंदी के एक टेस्ट में यदि 5 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए अंक 4, 5, 8, 6, 7 हैं। ठीक है, 5 विद्यार्थी ने 10 में से इतने 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 अंक ज्ञात किए, बट हमें याद कैसे रहेगा कि किस विद्यार्थी ने कितने किए, या फिर जो अंक है वो किसको कितने मिले। तो ये इस तरीके के जो डाटा होते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं आंकड़े। और इन्हीं आंकड़ों को आसानी से समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं डाटा हैंडलिंग। ठीक है, और इसी में हम क्या करते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और हम जो हमारे आंकड़े हैं उनको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं कि देखिए, इन आंकड़ों से क्या प्रदर्शित होता है कि एक दिया हुआ संग्रह हमें उससे संबंधित एक विशेष सूचना ना दे पाए। मतलब अलग अलग जो आंकड़े होंगे वो हमें कोई एक विशिष्ट सूचना नहीं दे पाते, लेकिन हमें उन सूचना को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों को इकट्ठे करने की आवश्यकता होती है। यदि हमें विशिष्ट सूचना चाहिए तो हमें क्या करना होता है, हमें प्रॉपरली उन आंकड़ों को संगठित करना होता है और फिर उनके हिसाब से हमें पता लगाना होता है कि हमें जो सूचना चाहिए वो हमें कैसे आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए, आंकड़ों को इकट्ठे करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक होता है कि हमें इनका उपयोग किसके लिए करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि हमें आंकड़ों का इकट्ठा करना सीखना है। जब हम आंकड़ों को इकट्ठा करना सीखेंगे तब उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर आंकड़ों की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। तो आवश्यकता वाली बात मैंने आपको आसानी से बताई कि यदि सपोज करिए आपने देखा कि आपका जो नगर है उसका तापमान एक दिन 35 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे दिन 45 डिग्री सेल्सियस है, तीसरे दिन 38 डिग्री सेल्सियस है। तो हर दिन का तापमान आप आसानी से याद नहीं रख पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगी? आपको ज़रूरत होगी एक आप आंकड़ा बना लीजिए, उन आंकड़ों को इकट्ठा कर लीजिए और आप देख लीजिए कि किस दिन कितना तापमान था। ठीक है ना? तो देखिए, आंकड़ों का संगठन हम इसीलिए पढ़ाई करते हैं, आंकड़ों के संगठन की। देखिए, सपोज करिए आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, इसके तहत मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, एक अध्यापिका है नीलम, वह जानना चाहती थी कि अंग्रेजी में बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहा। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को उन्होंने निम्नलिखित प्रकार से लिख लिया: 23, 35, 48, 30, 25, 46, 13, 27, 32, 38। ये विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है और उन्होंने इस तरीके से उन्हें लिख लिया। तो देखिए, अब इस आंकड़े को हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। हम नहीं बता सकते कि किस विद्यार्थी ने कितना अंक ज्ञात किया, किस विद्यार्थी को ज़्यादा अंक मिले, किसने कम किए, किसने ज़्यादा किए। ये सब हम सिर्फ इस आंकड़ों को देख के नहीं बता सकते।
तो इनको हमें व्यवस्थित रूप में रखना पड़ेगा, हमें इन्हें व्यवस्थित रूप में रखना पड़ेगा। तो देखिए, नीलम के एक सहकर्मी ने उन आंकड़ों को निम्नलिखित रूप में इकट्ठे करने में उनकी सहायता की। उन्होंने क्या किया, बच्चों के रोल नंबर के साथ उनके नाम लिखे, फिर 50 में से उनको जितने अंक मिले उतने लिखे। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि अजय ने इतने ज्ञात किए, दीप्ति ने इतने किए, मनीषा ने इतने किए, जय ने इतने किए। हम आसानी से बता सकते हैं कि इस बच्चे ने कितने अंक ज्ञात किए। अच्छा, इसी तरह नीलम को कुछ कुछ समझ में आया, तो नीलम ने अब क्या किया, थोड़ा सा उसमें क्या था, क्लियरिटी नहीं थी, वो और जानकारी चाहती थी। तो क्या किया, दीपिका ने उनको अलग तरीके से प्रदर्शित किया। कैसे किया, रोल नंबर लिखे, नाम लिखे, 50 में से प्राप्त अंक लिखे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे थे सबके रोल नंबर के साथ साथ प्राप्त अंक लिख गए। इस तरीके से नीलम यह जानने में समर्थ हो पाई कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया और किसको सहायता की अभी आवश्यकता है, मतलब किसको कम अंक मिले। तो देखिए, हमने यहाँ पे जो टेबल बनाई, यहाँ से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि देखिए, आशीष है, सबसे ज़्यादा अंक उसने प्राप्त किए 48, उसके बाद गोविंद ने 46, उसके बाद नीरज ने 38, फिर अरमान ने 35, फिर मनीषा ने 32, सबसे कम किसने किए, जय ने किए, सब उससे ज़्यादा अजय ने किए। तो हम देख सकते हैं कि इनको अभी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही चीज़ हम आंकड़ों से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब आता है हमारा प्रतिनिधि मान क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं औसत। औसत क्या होता है, औसत से आप क्या समझते हैं। देखिए, प्राय एक दिन में 5 घंटे पढ़ती है, सपोज करो ईशा, कुछ दिन वह इससे कम पढ़ती है और कुछ दिन इससे अधिक घंटे पढ़ती है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे सपोज करो ईशा 1 घंटे 4 दिन एक बार थी, मतलब एक दिन में वो 3 घंटे पढ़ी, फिर 5, फिर 5.5, फिर 4 घंटे पढ़ रही है, बट एवरेज उसका, औसतन उसका कितना होता है, एवरेज उसका 5 घंटे होता है। तो क्या होता है, जो वो नॉर्मली पढ़ रही है, ठीक है ना, जैसे सपोज करो हम कहें कि मैं लगभग 8 घंटे सोता हूँ। अब 8 घंटे सोना ज़रूरी नहीं, हो सकता है आप 7 घंटे 15 मिनट सो रहे हो, दूसरे दिन आप 8 घंटे 30 मिनट सो रहे हो। तो ये क्या होता है, ये हम औसतन मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, औसतन मान। ठीक है ना। तो देखिए, इसी प्रकार टेम्परेचर का होता है कि यदि 40 डिग्री सेल्सियस है तो ये औसत तापमान है। इसका मतलब यह है कि इस समय पर तापमान प्राय 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। कभी 40 से कम भी हो सकता है और कभी 40 से अधिक भी रह सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 40 ही रहे, बट लगभग 40 रहता है, ज़्यादातर 40 रहता है। क्लियर। तो इस प्रकार हम क्या अनुभव करते हैं, इस प्रकार हम यह अनुभव करते हैं कि औसत एक ऐसी संख्या है, औसत एक ऐसी संख्या है जो प्रेक्षणों मतलब ऑब्जर्वेशन या आंकड़ों के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को निरूपित करती है, मतलब दर्शाती है। तो मतलब औसत क्या है, औसत ऑब्जर्वेशन क्या कह सकते हैं, आंकड़ों के समूह की सेंट्रल टेंडेंसी को दर्शाती है, क्योंकि औसत सबसे अधिक या सबसे कम मूल्य वैल्यू के आंकड़ों के बीच में होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि औसत आंकड़ों के एक समूह की केंद्र प्रवृत्ति का मापक है। क्या है, आंकड़ों के औसत क्या हुआ, औसत हुआ आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक। क्लियर। तो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव या केंद्रीय मानों मतलब सेंट्रल वैल्यूज की आवश्यकता होती है। इनमें से ही एक प्रतिनिधि मान अंकगणितीय माध्य या फिर समांतर माध्य कहलाता है। तो हम ये याद कर सकते हैं कि हमें इसी टाइप से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स की अलग अलग सेंट्रल वैल्यूज की ज़रूरत होती है। किस लिए, आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए, आंकड़ों को दर्शाने के लिए। और ऐसे ही इनमें से एक प्रतिनिधि मान क्या है, हमारा अंकगणितीय मान या फिर हम कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन। इंग्लिश में हम कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन। क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं हम कि अंकगणितीय मान होता क्या है। देखिए, आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांश प्रयोग जाने वाला प्रतिनिधि मान अंकगणित माध्य है।
संक्षेप में इसे हम मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। इसी प्रकार से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, देखो, क्रमशः 2 बर्तन में 20 लीटर 60 लीटर दूध है। दोनों बर्तनों के बराबर बराबर दूध रखा जाए तो प्रत्येक बर्तन में कितना दूध होगा, ये हमें ज्ञात करना है। जब हम इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तब हमें क्या निकालना होता है? तब हमें निकालना होता है अंकगणितीय माध्य। देखिए, उपयोग इसमें औसत और अंकगणित माध्य क्या होगा? देखिए, दूध की कुल मात्रा को हम भाग दे देंगे बर्तनों की संख्या से। दूध की कुल मात्रा कितनी है? 20 धन 60। बर्तनों की संख्या कितनी है? 2। तो देखिए, 80 को भाग देंगे 2 से, बचेगा हमारा 40 लीटर। तो बेसिकली प्रत्येक बर्तन में कितना आएगा? 40 लीटर दूध होगा। अब यदि हम एम निकालेंगे तो केवल माध्य को निम्नलिखित रूप से प्रभावित कर सकते हैं कि माध्य किसके बराबर होता है? सभी प्रेक्षणों का योग्य भाग कर देते हैं उसको प्रेक्षणों की संख्या से। तो सभी प्रेक्षणों का योग्य बटा प्रेक्षणों की संख्या किसके बराबर होता है? माध्य के बराबर होता है। समझ में आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखते हैं हम आसानी से। देखिए, आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 8 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, आशीष के पढ़ने का औसत समय क्या होगा? पढ़ाई में लगाया गया कुल समय और दिनों की संख्या जिसमें उसने पढ़ाई की। तो कुल समय कितना लगाया? 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे। तीनों को हम जोड़ देंगे और कितने दिन पढ़ाई की? 3 दिन पढ़ाई की। तो 4 + 5 + 3 बराबर कितने हुए? 4 और 5 9, 10 11 12 हुए। ठीक है, और पढ़ाई उसने कितने दिन की? 3। तो 12 को भाग देंगे 3 से, बचेगा क्या? 4। तो वो औसतन कितने घंटे प्रतिदिन पढ़ा? 4 घंटे प्रतिदिन वो पढ़ा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज है, उसने 6 पारियों में निम्नलिखित संख्याओं में रन बनाए: 36, 35, 50, 46, 60, 55। उसने ये रन बनाए हैं। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए सभी प्रेक्षणों का योग ज्ञात करेंगे और कुल संख्या से भाग दे देंगे। तो देखिए, पारियां कितनी थी? 6। रन कितने बने? इतने। तो 282 को किससे भाग दे देंगे? 6 से। कितना आएगा? 47। तो बेसिकली एक पारी में बनाए गए रनों का माध्य कितना होगा? 43 होगा। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस हमें समझने में देर नहीं लगानी है। ठीक है ना? अब देखिए, प्रसार और या परिसर क्या होता है? देखिए, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर से हमें प्रेक्षणों के प्रसार का एक अनुमान लग जाता है। इसे सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटाकर ज्ञात किया जा सकता है। हम इस परिणाम को आंकड़ों का प्रेक्षण का प्रसार या परिसर या रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। प्रसार कहते हैं रेंज को हम हिंदी में। तो बेसिकली सबसे बड़े और सबसे छोटे जो प्रेक्षण हैं उनके अंतर से हम क्या करते हैं? हम प्रेक्षणों के प्रसार का एक अनुमान लगाते हैं। इसमें क्या होता है? यदि हम सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटा देंगे तो हमें इससे क्या प्राप्त हो जाता है? उन प्रेक्षणों का प्रसार या कह सकते हैं रेंज हमें ज्ञात हो जाती है। देखिए, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, एक स्कूल में 10 अध्यापकों की वर्ष में आयु इस प्रकार से है। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है? हमें ये निकालनी है। सबसे छोटे उम्र वाले अध्यापक की वैल्यू क्या है? हमें ये निकालनी है। अध्यापकों की आयु का परिसर ज्ञात करना है और इन अध्यापकों की माध्य आयु क्या है, ये भी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने आरोही क्रम में इनको रख लिया। ठीक है, जब हम आरोही क्रम में रख लेंगे तो देखिए, पहले 23 सबसे छोटा, फिर 54 सबसे बड़ा। तो इससे हमें क्या ज्ञात हुआ कि सबसे बड़े वाले अध्यापक की आयु कितनी है? 54 है। और सबसे छोटी कितनी है? 23 वर्ष का अध्यापक है। अध्यापकों की आयु का परिसर मतलब रेंज निकालने के लिए सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस कर देंगे। 54 में से 23 गया तो कितना बचा? 31 वर्ष बचा। अध्यापकों की माध्य आयु निकालने के लिए सारे अध्यापक जितने भी हैं उनकी आयु को प्लस करेंगे। टोटल अध्यापक 10 थे, उससे भाग कर देंगे। 350 को 10 से भाग कर देंगे तो 35 वर्ष। तो माध्य आयु कितनी होगी?
35 वर्ड्स होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि जो हमारे आंकड़े हैं उनको हम कैसे संगठित करते हैं, आंकड़ों से हम क्या समझते हैं। हमने सीखा माध्य क्या होता है, और उसके साथ में हमने सीखा रेंज, दैट इज प्रसार या परिसर क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।